स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल AK2 इंजीनियर पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्किन इफेक्ट के बारे में। अगर आप लोग मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने वोल्टेज का डिवीज़न और प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और कंडक्टर के जितने प्रकार होते हैं, कंडक्टर कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना होता है, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। और बता दूं कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे है स्किन इफेक्ट। आप लोगों को थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि मेरा जो घर है वो रोड के पास है और मैं यहीं से लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। फिर भी आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि यह केवल एसी में उत्पन्न होता है। जो एसी होता है, उस एसी जो हम लोग फ्लो कराते हैं, जैसे कि एसी होता है, डीसी होता है, तो एसी अगर फ्लो करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो कंडक्टर होगा उसमें स्किन इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा वो आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, प्रतिवर्ती धारा का वह गुण जिसके कारण प्रतिवर्ती धारा चालक के सभी बिंदु से न होकर केवल कंडक्टर के सतह से होकर जाती है, इसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर का ये जो सतह दिख रहा है आपको, ये भी सतह है। तो जो हमारी करंट फ्लो करेगी वो कंडक्टर के सतह से होकर जाएगी, ठीक, कंडक्टर की सतह से। अब बीच में जो हमारा ACSR होता है, ACSR के कंडक्टर के बीच में जो होता है स्टील, ये आपको दिख रहा होगा स्टील, इससे नहीं फ्लो होता है। अगर इससे फ्लो होगा तो हमारा पावर लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा AC है, स्किन इफेक्ट के कारण वो सतह से बह जाता है, सेंटर से नहीं जाता है, इसीलिए हमारा पावर लॉस कम होता है। तो ACSR जो कंडक्टर बनाया गया था उसको स्किन इफेक्ट को देखकर बनाया गया था। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए दो कंडक्टर हैं। यहाँ पे अगर कंडक्टर का में डॉट दिख रहा हो आपको, कंडक्टर में अगर डॉट है तो करंट जो है वो आउट जा रही है, करंट आउट जा रही है। अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों से आउट जा रही है, तो अगर उसका फ्लक्स खींचेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स खींचेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स खींचेंगे, तो देखिए पहले हम लोग खींचे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब कर्ल रूल जानते होंगे या थंब रूल, उससे क्या होता है, अगर करंट की दिशा में हम अपना अंगूठा रखें तो जो हमारी उंगली बताएंगे वो डायरेक्शन बताती है फ्लक्स की दिशा। ओके, तो यहाँ से देखिए अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो हमारा फ्लक्स कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक। इसका भी है ऐसे, तो इसका भी कैसे जाएगा, ऐसे। ओके, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये दोनों मिलकर ऐसे ऐसे जाने लगेंगे, ऐसे। फिर कुछ और भी ज़्यादा, एक नहीं फ्लक्स होती है, बहुत ज़्यादा सारी फ्लक्सें हो जाती हैं, ऐसे से हो जाती हैं। ओके, सभी की दिशा कैसे रहती है, इस प्रकार जैसे इसमें दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों में करंट की फ्लो की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे कि एक करंट है उसमें बाहर की तरफ और दूसरा कंडक्टर है उसमें अंदर की तरफ। तो फिर हम कर्ल रूल का प्रयोग करेंगे या थंब रूल का। तो उसमें देखिए कैसे बताया जाएगा कि जो क्रॉस है, मतलब इन जा रहा है, इन मतलब अपने अंगूठा को अंदर की तरफ रखेंगे तो उसको खींचेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। ओके, और इसको खींचेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों की यहाँ से देखेंगे आप, दोनों क्या है दिशा, सॉरी, यहाँ पर दोनों की दिशा एक तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ है कि नहीं दिशा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे कंडक्टर, क्योंकि दोनों का जो फ्लक्स है एक दूसरे से जैसे मिल रहा है, मान लीजिए मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे दोनों का अलग अलग, मतलब दोनों का डायरेक्शन आगे जाकर अलग हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपके सामने मान लीजिए कि एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ठीक, कोई भी चार्ज रहता है तो उसके पास जैसे कि दो क्वालिटी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की। तो मान लीजिए कि देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे सीधा जाएगी, ऐसे, ठीक। ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो वो कैसे जाएगी, आपका ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। अब बात करते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलती है
जैसे कि कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, वहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, मैग्नेटिक फील्ड व इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ओके, दोनों के बीच कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा कंडक्टर है, यहाँ पे मान लीजिए कंडक्टर ये हमारा है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर का अगर टॉप से देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा और फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। अब मान लीजिए जो सेंटर वाला जो हमारा सेंटर कंडक्टर है और उसके चारों तरफ लेयर है। ओके, ये मान लीजिए आपके पास लेयर है, तो जितने लेयर हैं उनमें भी कंडक्टर है, उनका कंडक्टर भी अलग अलग एक प्रकार का फील्ड बनाएंगे। और सेंटर वाला का भी मतलब जितने भी सब कंडक्टर रहेंगे सबका एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो कंडक्टर है अंदर, ठीक, जो उसका फ्लक्स है, मतलब जो एकदम सेंटर में जो कंडक्टर है उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई सी, मतलब सेंटर का फ्लक्स। और जो हमारे चारों तरफ से जो हमारे लेयर वाले कंडक्टर लगे हैं उनका जो हो जाएगा वो फाई एक्सटर्नल भी मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, किसी भी ठोस बेलनाकार चालक को पतले संकेंद्री बेलन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। प्रत्येक बेलन कंडक्टर अपने अंदर धारा प्रवाहित करता है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। केंद्र का कंडक्टर सतह से कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा चुंबकीय रेखाओं से घिरा है। जैसे कि जो हमारा सरफेस हो गया, तो ये सरफेस का और ये सेंटर, मान लीजिए कि सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सरफेस हो गया, तो सरफेस वाला इसको घेरेंगे। 3-4 सरफेस मान लीजिए ये 3-4 लेयर, तो सभी इसको घेरेंगे, तो इसका जो फ्लक्स होगा सेंटर वाला का वो ज़्यादा लिंक करेगा, मतलब ज़्यादा उसको फ्लक्स घेरेंगे, तो उसका फाई सी ज़्यादा हो जाएगा। और किसके अपेक्षा, जो हमारे सरफेस है उससे, तो फाई एस से। तो यहाँ पे लिखा गया है फाई सी इज ग्रेटर देन फाई एस। और यहाँ पर देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, L इजकल टू एन फाई बाई आई। ओके, तो एन फाई बाई आई से देख लीजिए, जिसका फ्लक्स ज़्यादा उसका इंडक्टेंस ज़्यादा, और जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा। तो एक सेल बराबर क्या होता है, 2πf_L होता है। जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा। ओके, तो जिसका एक तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस माना जाए तो जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो जो हमारा करंट फ्लो होगा, अगर इंटरनल पार्ट का इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक सेल ज़्यादा रहेगा तो करंट उधर से फ्लो ज़्यादा नहीं करेगा। इसीलिए जो हमारा सरफेस का होता है, सरफेस का फाई एस क्या है, कम है, तो इसका एल भी क्या होगा, फाई एस कम है तो इसका एल भी कम होगा। और जब एल कम है तो इसका एक्सेल भी कम रहेगा। मतलब क्या, जो हमारे करंट रहेगी वो कम रेजिस्टेंस से जाना चाहती है, तो एक्सेल मतलब क्या, जो यहाँ पे है हमारा, दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा यहाँ पे फाई एस मान सकते, जो सरफेस का फ्लक्स है उसके कारण जो एल एस है सरफेस का इंडक्टेंस, उसके कारण जो एक्स एल एस है वो कम है, तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से करेगा, वो सरफेस से होकर गुजर जाएगी और सेंटर से नहीं जाएगी। यही होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो एल सी मतलब सेंटर का जो इंडक्टेंस है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सेंटर का फ्लक्स ज़्यादा है, और यहाँ पे सरफेस का फ्लक्स कम है तो सरफेस का इंडक्टेंस ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेलस मतलब आपका जो हमारा एक्सेल है वो सेंटर का एक्सेल है वो ज़्यादा है। एक्सेल बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये सरफेस के इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है सेंटर का। तो जो हमारा करंट है, यहाँ पे करंट कभी भी लो रेजिस्टेंस पाथ प्राप्त करना चाहती है, इसलिए करंट सरफेस से होकर चली जाती है और सेंटर में नहीं जाती है। यही होता है। अब देखिए डीसी में क्या होता है, डीसी में एक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है 0, फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सेल बराबर क्या होता है, 2πf_L होता है। तो जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो गई, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा एक्सेल क्या हो जाता है, 0। एक्सेल 0 मतलब क्या, या तो सरफेस हो गया या तो सेंटर हो गया, दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है समान होता है। इसीलिए जो हमारा करंट होता है पूरे कंडक्टर से होकर जाती है, किस में, डीसी में। और एसी में क्या होता है, बस सरफेस से होकर जाएगी, ये सरफेस से बस होकर जाएगी करंट। अब एक आप लोग फार्मूला देखे होंगे, J=I/A। ओके, तो जो सेंटर पर होता है उसका क्या होता है, मतलब अगर पूछेगा करंट डेंसिटी मतलब J। ओके, तो J=I/A, तो करंट कम तो J कम।
करंट कम तो जे कम। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटर का हमारा है, सेंटर में करंट कम है तो जे भी कम होगा। और देखिए इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, इसके कारण कंडक्टर चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस स्किन इफेक्ट के कारण चालक का प्रतिरोध 2 से 3% तक होता है। यदि कंडक्टर को कॉइल बना दिया जाए तो स्किन इफेक्ट 20% बढ़ा जाता है। ये तार है, हमारा तार है तो उसको कॉइल बना देंगे कॉइल फॉर्म में, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20% बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्किन इफेक्ट। अब स्किन इफेक्ट के क्या इफेक्ट आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा रहता है, परमेबिलिटी ज़्यादा तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा रहता है। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का अगर व्यास, कंडक्टर का डाय बढ़ जाता है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है, जैसे कि जो हमारे स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट जो डायमीटर होता है उसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसे बोल सकते हैं जो हमारा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या इससे कम डाया के कंडक्टर के लिए स्किन इफेक्ट कम होता है। अगर हमारा जो कंडक्टर है उसका डाया 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसका स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट कम। सॉलिड कंडक्टर में क्या है, स्किन इफेक्ट ज़्यादा, मतलब जो सॉलिड कंडक्टर होता है और स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, जैसे ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, जैसे कि ऐसे 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 मिल कर बना होता है बीच में, ठीक। तो इसका जो स्किन इफेक्ट होगा, इसका स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। अब देखिए यहाँ पे होलो कंडक्टर और स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट ज़्यादा है तो होलो कंडक्टर, मतलब स्किन इफेक्ट ज़्यादा किस्म होता है होलो कंडक्टर में, स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है। अब देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यह सिर्फ एसी में होता है। स्किन इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी दोनों करंट के कारण होता है, करंट के आधे क्रॉस सेक्शन से बहना। जैसे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर किसी कारणवश उसके पास एक ही इधर ही पार्ट से आधे ही पार्ट से उसका अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा इफेक्ट जो कही जाएगी अप्रॉक्सिमेटी इफेक्ट कही जाएगी, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ओके, 115 देखिए इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ऑफ इन अ कंडक्टर, ठीक। यही कंडक्टर में जो करंट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक प्रकार का होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू नेबरिंग, मतलब जो पड़ोसी होता है, करंट कैरिंग इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। जैसे कि आपके पास ये कंडक्टर हो गया, ले रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एकदम स्किन, जिसके इतने क्वालिटी होते हैं सब स्किन इफेक्ट से मिलते जुलते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्किन इफेक्ट ज़्यादा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा, परमेबिलिटी ज़्यादा, स्किन इफेक्ट ज़्यादा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी ज़्यादा, ऐसे होगा। ओके, आज जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास एक कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, इसके कारण इसमें जो इफेक्ट आएगा वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहलाएगा। ओके, लेकिन खाना नहीं बना। अभी देखिए यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्किन इफेक्ट कम होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है, स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होता है। यह डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ओवर लाइन की तुलना में अंडरग्राउंड लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो हमारा अंडरग्राउंड में केबल होता है उसमें कंडक्टर जो होते हैं पास होते हैं, और ओवरहेड में कंडक्टर होते हैं दूर दूर, इसीलिए जो हमारा केबल में होता है इस जो प्रॉक्सिमिटी होता है वो ज़्यादा होता है। यह डिस्टेंस पर निर्भर करता है, ये आपको मालूम हो गया होगा। जैसे ये कंडक्टर है, दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे भी देख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ये फ्लो कर रहा है तो यहाँ जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, इसके कारण इसके कुछ भाग यहाँ से इसको लिंक करेंगे, और जब लिंक करेंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब धारा घट जाएगी, और यहाँ का जो करंट रहेगा इसमें फ्लो करेगा। वैसे इसमें भी है, इसमें मान लीजिए कि इसके आधे भाग को लिंक कर रहा है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगी। यही है इसमें, इस वाले सरफेस पर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है तो इंडक्टेंस ज़्यादा, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सेल क्योंकि ज़्यादा है। ओके, और इस वाले सरफेस पे करंट फ्लक्स लिंकेज कम है तो यहाँ पे इंडक्टेंस कम होगा और करंट बढ़ जाएगी।
तो दोस्तों अब तक हम लोग पढ़े जो ट्रांसमिशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। और ये हमारे तक स्किन इफेक्ट तक ख़त्म। इसके आगे लेक्चर लाएंगे, इंसुलेटर लाएंगे। ओके, तो तब तक ले वीडियो से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अगले टाइम से प्रयास करेंगे कि ये सब आवाज़ें ना हो। तब तक के लिए वीडियो से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।